आई एम मनराज। वेलकम टू द SCS एकेडमी। दोस्तों, हमारे संविधान की विशेषताओं पर जो सीरीज़ चल रही है उसमें हमने पहले पार्ट में कुछ विशेषताओं को देखा था, जिसमें शामिल है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बृहद लिखित संविधान। विशेषता पहले हम देख चुके हैं, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, विभिन्न स्रोतों से लिया गया, यह भी विशेषता हम देख चुके हैं। फिर तीसरी विशेषता हमने देखी थी ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कठोरता और नम्यता का मिश्रण है संविधान। फिर उसके बाद हमने देखा था कि एकल नागरिकता का प्रावधान है भारतीय संविधान में, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता भारतीय संविधान की रही है। दोस्तों, ये सब हमने चर्चा की और आज की इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ अन्य संविधान की विशेषताओं को देखेंगे और उनकी जो मूल भावना है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं आगे। पहली जो आज हम देखेंगे उसके बाद वह है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि उसमें राज्य के लिए कुछ निदेशक तत्व दिए गए हैं। दोस्तों, निदेशक इस शब्द का अर्थ, राज्य के नीति निदेशक शब्द या तत्व, इस शब्द के अर्थ से ही हम इसका संदर्भ और अर्थ दोनों समझ सकते हैं। निदेशक मतलब डायरेक्शन कर रहे हैं, कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसी चीज़ें संविधान में कही गई है जो राज्य का मतलब, चाहे राज्य की परिभाषा हम आगे के लेक्चर में देखेंगे जिसमें सभी शामिल होते हैं, लेकिन अभी के लिए आप केंद्र और राज्य सरकार से संदर्भ ले सकते हैं। तो उसमें राज्य के लिए कानून निर्माण के लिए कुछ निदेशक तत्व मतलब कुछ ऐसे प्रिंसिपल उन्होंने बताए हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो यह भारतीय संविधान की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। अगर हम देखें कि यह भारतीय संविधान में कहाँ दी गई है, तो यह भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के भीतर दी गई है। अनुच्छेद 36 से 51 में 36 से 51 के भीतर भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता, उन्होंने इन तत्वों को नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था कि भारतीय संविधान के नोवेल फीचर है, मतलब आदर्श तत्व की तरह है, क्योंकि ये जो तत्व हैं ये भारतीय संविधान में ही इस बात को कहा गया है कि ये वे आधारभूत तत्व है जिनका ध्यान राज्य को कानून निर्माण के समय रखना है। अर्थात राज्य को कानून बनाते समय इन तत्वों का ध्यान रखना है। आगे के लेक्चर में हम अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए राज्य के नीति निदेशक तत्वों को देखेंगे एक एक को और समझेंगे, और यह भी देखेंगे कि राज्य ने कौन से नीति निदेशक तत्वों के लिए क्या क्या कदम बनाए हैं, और उससे आपकी समझ और गहरी होगी। अभी के लिए हमारे भारतीय संविधान की ये विशेषता है जिसमें भीमराव अंबेडकर इनको आदर्श तत्व की संज्ञा देते हैं। और यह भारतीय जो समाज है उसमें, जैसे कि जो हमारे मूल अधिकार हैं वो लोकतंत्र में, जो भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करते हैं, और जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं ये हमारे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करते हैं। जब हम इनके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे तब हम ये देखेंगे कि सामाजिक और आर्थिक जो लोकतंत्र को सुनिश्चित करते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, वो कैसे करते हैं, क्योंकि इनमें उस तरीके के प्रावधान है जिससे समाज का और देश का आर्थिक विकास हो सके, प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक विकास हो सके। तो उन तत्वों को हम गहराई से विश्लेषित करेंगे। फिर ये जो तत्व हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, इनका जो उद्देश्य है, ये जो आधारभूत कानून के उद्देश्य इनका है कि एक लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना। क्या करना? इनका जो मूल उद्देश्य है वो है एक लोकतांत्रिक राज्य की, एक लोकतांत्रिक तो है ही, लेकिन यह एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना की बात करते हैं, जो लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य अर्थात जो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेगा। उन लोगों के लिए कल्याण के लिए कैसे कार्य किए जाएंगे, उनके लिए हमने कुछ निर्देश दिए हैं। संविधानविदों ने कहा कि हम आपको कुछ डायरेक्टिव प्रदान कर रहे हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आप एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें। तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या होता है? एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना।
दोस्तों ये बात ध्यान देने योग्य है कि हमारे मूल अधिकार जो है वो न्यायालय में जस्टिसिएबल है, लेकिन हम न्याय योग्य है, लेकिन ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं इनको लेकर हम न्यायालय में नहीं जा सकते कि राज्य ने इसके नीति निदेशक तत्व के पूर्णता हेतु या इसको पूरा करने हेतु कोई कार्य नहीं किया है, अर्थात हमें ये प्रदान करें, या फिर न्यायालय से आप इसकी मांग नहीं कर सकते हैं, ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। तो इसीलिए इस बात को आपको ध्यान रखना ही बहुत इम्पोर्टेंट है कि नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, जबकि मूल अधिकार जो होते हैं वो जस्टिसिएबल होते हैं। क्योंकि ये जो न्यायालय है हमारी जो शासन व्यवस्था का तीसरा मूल स्तंभ न्यायालय है, उसके द्वारा दबावकारी रूप से राज्य के द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर हमने ये चीज़ें तो देख ही ली है कि ये राज्य का कर्तव्य है और ये वे आधारभूत सिद्धांत है जो प्रशासन में या कानून बनाते वक्त सरकार को ध्यान रखना होते हैं। इन तत्वों को ध्यान में रख के कानून बनाया जाता है। ये हमारे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करते हैं, ये बात भी हमने देख लिया। दोस्तों संविधान में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है और डीपीएसपी है जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, इनमें एक विवाद भी उभरता है कि इनमें से प्राथमिकता किसे प्रदान की जाए। उस पूरे संदर्भ को कि ये विवाद क्यों उभरा और उसमें कौन कौन से निर्णय आए और क्या क्या पक्ष उभरे, उसको हम एक अलग लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि मिनर्वा मिल जो केस था, मिनर्वा मिल केस 1980 का है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात इन दोनों को एक दूसरे के साथ बिना एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित किए हमें इनको साथ लेकर चलना है और एक ऐसी शासन व्यवस्था सुनिश्चित करना है जिसमें मूल अधिकार और डीपीएसपी दोनों सुरक्षित रहे। आगे की विशेषताओं पर चलते हैं। तो दोस्तों तीसरी हमारी जो आज की विशेषता है भारतीय संविधान की, वो है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। आज आप भी लॉकडाउन के समय घर में रहकर अपने मौलिक कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। ये जो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में भाग 4A में दिए गए हैं और अनुच्छेद 51A में इनका उल्लेख मिलता है। किसमें? भाग 4A में दिए गए हैं और अनुच्छेद 51A में भारतीय जो मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में उनका उल्लेख मिलता है और इनकी कुल संख्या 11 है। दोस्तों मूल संविधान में अगर हम देखें तो मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था जो हमारा मूल संविधान था, लेकिन इनको जो संविधान संशोधन करके शामिल किया गया वो आंतरिक जब आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975-77 के दौरान, तो उनके द्वारा एक 42वां संविधान संशोधन लाया गया था 1976 में। तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें संसद ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान में इतने अधिक संशोधन कर दिए थे कि उसे एक नया संविधान बन गया था जो मूल संविधान का एक छोटा रूप था। तो इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दे दी गई। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा आंतरिक सुरक्षा के दौरान मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51 में रखा गया। इन तत्वों को दोस्तों यूएसएसआर, उस समय रूस का जो पूर्व नाम था यूएसएसआर था, क्योंकि यूएसएसआर का जो विघटन हुआ था वो 1991 में हुआ था, इसलिए यूएसएसआर से हमने ये प्रेरणा ली थी कि राज्य में लोगों के लिए कुछ कर्तव्यों को भी शामिल किया जाए। तो ये कहाँ से लिए गए? यूएसएसआर के संविधान से या फिर रशिया के संविधान से। इन्हें रूस के संविधान भी अगर ऑप्शन में आए या लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। फिर इसके लिए एक समिति बनाई गई थी इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने इनका अध्ययन किया कई देशों से और उन्होंने प्रेरणा यूएसएसआर यानी रशिया से ली और भारतीय संविधान में सरकार को इन तत्वों को शामिल करने के लिए अनुशंसा की और कुल 10 तत्वों को शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्य को, लेकिन एक 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में लास्ट एक और जोड़ा गया जिसके द्वारा जो मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या थी वो 11 हो गई।
दोस्तों इसमें कुछ महत्वपूर्ण, इसको हम और अलग लेक्चर में देखेंगे कि उनमें क्या क्या तत्व शामिल है, लेकिन अभी के लिए संक्षिप्त में देखते हैं कि संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय गान और राष्ट्र जो ध्वज है उसका सम्मान करना, राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखना, महिलाओं के विरुद्ध कोई प्रथाओं को उसको त्याग करना। और इसमें आप देखेंगे कि जो वैज्ञानिक मानववाद है या फिर मानववाद, जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति है, वैज्ञानिक मानसिकता को बढ़ावा देना और देश में एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, मिलजुल कर नवाचार के लिए कार्य करना, ऐसे कई सारे 11 तत्व हैं। उनको हम और डिटेल में एक अलग लेक्चर में देखेंगे। तो यह एक क्या है कि नागरिकों के लिए कि एक यह ध्यान दिलाता है कि आपके इस देश में अगर आपके मूल अधिकार हैं तो मूल अधिकारों के साथ साथ आपको मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करना है। और मौलिक कर्तव्यों को लेकर चर्चाएं तो आए दिन समाचारों में और आपको देखने को मिलती है कि लोग कितना मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं कि नहीं। यह उचित था या नहीं था, ये एक विषय हो सकता है विश्लेषण का। इस पर हम भी एक लेक्चर में चर्चा करेंगे, उसी लेक्चर में जिसमें हम मौलिक कर्तव्यों को पूरा शामिल करेंगे। एक बात और इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है अभी कि ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब न्याय योग्य नहीं है। आप न्यायालय में मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं हुआ इस आधार पर न्याय की मांग नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार ही न्याय योग्य हैं दोस्तों। फिर तीसरे हम आगे की विशेषताओं पर चलते हैं। चौथी वो है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्र निकायों का गठन किया गया है, इंडिपेंडेंट बॉडीज़। दोस्तों हमने देखा था कि संविधान की एक आलोचना में देखा था कि इसमें अनावश्यक ही बहुत सारी चीज़ों को शामिल कर लिया गया है, जिसके कारण इसका आकार बड़ा हो गया है। तो स्वतंत्र निकाय भी एक तरीके से आप मान सकते हैं कि संविधान में इनको लिखने की क्या आवश्यकता थी। इसके लिए संसद, देश की संसद कानून बना सकती थी, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान में स्वतंत्र निकायों का गठन क्यों किया गया इसको मैं आपको अभी बताऊँ आगे। लेकिन स्वतंत्र निकायों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, ये एक भारतीय संविधान की एक विशेषता है। तो न केवल वैधानिक, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का प्रावधान है, बल्कि भारतीय संविधान में कुछ स्वतंत्र निकायों को भी स्थापित किया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारतीय निर्वाचन आयोग, उसका कार्य है कि राज्य में निष्पक्ष निर्वाचन करवाना। और और जो निर्वाचन आयोग है वो लोकसभा के, राज्यसभा के, राज्य विधानमंडल के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। फिर एक CAG का पद है जो 148 से आता है। तो राज्य के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसका प्रावधान भी भारतीय संविधान में किया गया है। ये जो है एक ऑडिट का काम करते हैं, मतलब सारे अकाउंट जो है केंद्र और राज्य सरकार के उसको देखते हैं। और UPSC का गठन है, स्टेट PCS का गठन है। तो इस तरीके से स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी भारतीय संविधान में प्रावधान करके की गई है। दोस्तों इसका उद्देश्य ये था कि जब संवैधानिक निकाय के रूप में ये संस्थाएं कार्य करती है तो इनकी स्वतंत्रता बनी रहती है, इनको एक विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती है। न्यायालय सरकार के अनावश्यक नियंत्रण को कम कर सकता है इन संस्थाओं पर। और अगर आप देखें तो कुल मिला के संविधान इन निकायों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए ही देश के संविधान में इन संस्थाओं को शामिल किया गया, ताकि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके। क्योंकि सारी संस्थाएं संविधान में शामिल नहीं की गई, लेकिन जो महत्वपूर्ण होती है कि निर्वाचन के लिए जो आयोग है, या फिर सरकार के जितने भी खर्च हैं, सरकार के जितने भी लेखा हैं, अकाउंट्स हैं, उनका ऑडिटिंग करने का कार्य है, स्टेट का हो या सेंटर का हो। UPSC है जो जितनी भी महत्वपूर्ण पदों के लिए एग्ज़ाम्स है उनको कंडक्ट करवाना हो, उनके लिए रिक्रूटमेंट के लिए सरकार को अनुशंसा करना हो, तो इस तरीके कार्य स्टेट PCS है। तो इनका प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। तो यह भी एक विशेषता है भारतीय संविधान की। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान भी हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। अभी लॉकडाउन में यह चर्चा है कि कहीं ना कहीं सरकार आर्थिक परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल होने के कारण वित्तीय आपातकाल लगाने की सोच रही है, या फिर वित्तीय आपातकाल भारतीय इतिहास में ये पहली बार देखने को मिलेगा, स्वतंत्र भारत के इतिहास में।
और संविधान में भी अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, वो तो एक अलग विषय है। यहाँ पर आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये जो है, जो आपातकालीन प्रावधान है दोस्तों, ये राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करते हैं कि जो एक असामान्य सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपातकालीन प्रावधान का मतलब, आपातकालीन स्थिति का मतलब है एक ऐसी असामान्य व्यवस्था, असामान्य स्थिति का उत्पन्न होना जिसमें सामान्य कानून व्यवस्था का संचालन असंभव हो जाए या बहुत जटिल हो जाए। एक ऐसी असामान्य परिस्थिति का उत्पन्न होना जिसमें सामान्य कानूनी प्रावधान का संचालन या फिर उनको लागू करवाना असंभव सा जान पड़े या बहुत जटिल हो, तो हम आपातकाल का घोषणा करते हैं। इसके पीछे का जो तर्क दिया जाता है वो दिया जाता है दोस्तों कि जब देश की एकता, अखंडता और देश की सुरक्षा पर कोई समस्या आ रही हो या फिर लोगों के सुरक्षा को लेकर कोई और उपचार नहीं मिलता है, तो हमें आपातकाल की घोषणा करनी पड़ती है। अर्थात सामान्य जो कानून व्यवस्था है उसको निलंबित करके कुछ समय के लिए एक विशेष कानून व्यवस्था लागू करनी पड़ती है। जैसे कि आपातकालीन प्रावधान में आप देखेंगे तो अनुच्छेद 352, 356 और 360 आते हैं। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। 356 में जो राज्य में आपातकाल या फिर जिसको आप राष्ट्रपति शासन बोलते हैं उसका प्रावधान है, और 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, जो राष्ट्रीय आपातकाल का जो घोषणा होती है वो युद्ध के समय या फिर बाह्य आक्रमण हो गया हो या फिर कोई सशस्त्र विद्रोह हो गया हो। लेकिन 356 जो है राष्ट्रपति शासन, उसकी घोषणा इस आधार पर की जाती है कि राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र असफल हो गया हो, कि राज्य सरकार जो है संविधान के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही हो या फिर अनुच्छेद 365 के तहत केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं कर रही हो, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। किसके आधार पर? कि वहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। 360 अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है दोस्तों, जिसमें अगर देश की साख वित्तीय स्थिति बहुत ही जटिल या फिर चिंतनीय स्थिति में है, जैसा कि अभी देखने को मिल रही है, तो हम वित्तीय आपातकाल की घोषणा करके देश की वित्तीय व्यवस्था को सुधारते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय संविधान की, कि उसमें आपातकालीन प्रावधान या फिर आपात स्थिति से निपटने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, आपातकालीन प्रावधान के दौरान जो केंद्र सरकार होती है वो शक्तिशाली हो जाती है और राज्य सरकार के समस्त अधिकार केंद्र सरकार के पास चले जाते हैं, और यह हमने देखा था कि संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में बदल देता है जो आपातकालीन प्रावधान है उनके लागू होने से, और यह संविधान की एक बहुत ही यूनिक विशेषता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। दोस्तों, संविधान की अन्य विशेषताओं में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्व में एकमात्र भारत एक ऐसा देश है, विश्व में एकमात्र भारत देश है जहाँ पर त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान है। क्योंकि केंद्र और राज्य के स्तर पर तो हमें सरकारें देखने को मिलती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो सरकार का प्रावधान है वो भारतीय संविधान में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन तीनों एक दूसरे से मिलजुल कर कार्य करते हैं। दोस्तों, मूल संविधान में केंद्र और राज्य सरकार का तो प्रावधान था, लेकिन स्थानीय सरकार को 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, जो कि जिसके बाद संविधान में एक नया भाग, संविधान में जब भी आप भाग लिखें तो इसको ऐसे करके 9 ना लिखें, ये रोमन लिपि में ही आप लिखें 9, और शेड्यूल जो है अनुसूची वो 11 जोड़ी गई, और 74वां संविधान संशोधन उसके तहत नया भाग 9A जोड़ा गया और शेड्यूल जो अनुसूची है वो 12 जोड़ी गई। उसमें इन सब चीज़ों के लिए प्रावधान है जो हम अलग लेक्चर में डिटेल में, क्योंकि अभी इन सब चीज़ों पर हम विशेषताओं को देख रहे हैं, जब डिटेल में इन चीज़ों को देखेंगे कि क्या प्रावधान है, क्यों 73वां 74वां संविधान संशोधन आया, उसमें क्या प्रावधान रखे गए और उससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, क्या चुनौतियां हैं उन संस्थाओं के सामने, वो सब हम एक अलग अलग लेक्चर में देखेंगे। दोस्तों, तो त्रिस्तरीय सरकार का गठन भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे चलते हैं, ये हमारी लास्ट विशेषता है आज की,
पंथ निरपेक्ष राज्य का गठन किया गया है भारतीय संविधान में। दोस्तों, जो जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी थी उसको दरकिनार करते हुए जो पाकिस्तान था वो एक इस्लाम प्रधान राष्ट्र अर्थात एक धर्म प्रधान राष्ट्र के रूप में उभरता है। उन्होंने अपना धर्म घोषित तौर पर इस्लाम को माना है, लेकिन भारत ने धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, पहले धर्म लिखा गया था फिर उसे पंथ किया गया। पंथ में वो छोटा से छोटा मत भी शामिल हो जाता है दोस्तों, जो कई आप देखते हैं कि कई नाथपंथी हो गए, हठपंथी हो गए, कहीं पर सिखों में भी कई तरीके के पंथ विचारधारा के लोग होते हैं, तो उन सबको शामिल करता है। अर्थात राज्य का एक छोटा से छोटा विचार भी नहीं है धर्म या उनकी आस्था को लेकर। राज्य का कोई धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं है। किसी भी समुदाय के लिए राज्य एक तरीके से जो विभाजन करके जो कार्य करेगा वैसा कभी कार्य नहीं करेगा। सभी राज्य के लिए समान है, सभी धर्म पंथ, सभी व्यक्ति चाहे वो किसी भी पंथ धर्म में विश्वास रखते हो, और इस व्यवस्था को हमारे देश ने स्वीकार किया। भारत एक विविधतापूर्ण धार्मिक और भाषाई देश था और ये व्यवस्था काफ़ी ज़रूरी थी। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था दोस्तों, लेकिन इसके न जोड़ने के बाद भी भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष था। कैसे? क्योंकि यदि हम अनुच्छेद 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 44 को देखें तो उसमें भारतीय संविधान के पंथ निरपेक्ष होने की पूरी झलक आपको मिलती है। जहाँ पर अनुच्छेद 14 आपको देता है कि राज्य की जहाँ पर कानून का शासन होगा और कानून के समक्ष सभी समान होंगे, अर्थात किसी धर्म या फिर किसी पंथ को मानने वाले व्यक्ति को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। फिर अनुच्छेद 15 है जिसमें राज्य के अधीन सेवाएं हैं, 16 में नियोजन है, ये धार्मिक स्वतंत्रता है, कोई सा भी आप धर्म अपनाएं, अनुच्छेद 25 कहता है। इस तरीके से सभी अनुच्छेदों को हम डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन इनमें वह प्रावधान है कि भारतीय का एक राज्य के रूप में कोई धर्म नहीं है, वह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्मों की हित की कार्य किए जाएंगे। प्रियम्बल इसके सभी नागरिकों को स्वतंत्रता देता है, उनके विश्वास के पालन की, उनके आस्थाओं के पालन की, उनके उपासना के पालन की, सबको स्वतंत्रता देता है। तो इस तरह भारतीय संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य। दोस्तों, आज का लेक्चर इन विशेषताओं के साथ हम समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।